हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद प्रीतम चौधरी। इस प्लेटफॉर्म पे हम अभी स्टडी कर रहे हैं वीडियो मेंस एग्जाम के लिए और साथ में देखते हैं बाद में हम क्या प्लान्स बनाते हैं। जो लोग चैनल के लिए नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज़ जो मैंने कमेंट्स में देखी थी कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन मिले कि वीडियो कब आने वाला है। इससे रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का पर्यावरण। देखिए, भारत का पर्यावरण हमारे इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है एग्जाम का सिलेबस में, उसमें दिया हुआ है। पर्यावरण ओवरऑल पर्यावरण ही होता है जिसके अंदर हम भारत की बात करें तो हम स्पेसिफिकली भारत के कॉन्टेक्स्ट में पर्यावरण के विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अदरवाइज पर्यावरण में होता है कि जलमंडल, स्थल मंडल, इन सब से संबंधित जो विभिन्न जानकारियां होती हैं वो सब पर्यावरण में आती हैं। अभी कन्वेंशनली अगर हम बात करें तो पर्यावरण के अंदर ये सब चीजें बहुत बेसिक सी जो होती हैं, फिफ्थ सिक्स क्लास लेवल की, जलमंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाता है। पर्यावरण में पूछा जाता है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंस एग्जाम की, तो थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड और भी एक्सपेक्ट करते हैं। सो आई होप ये जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं ये तो हमें पता ही है कि स्थल मंडल होता है, फिर भी हम उन पे थोड़ी चर्चा करते हुए चलेंगे। और साथ में जो जहाँ पे जरूरत होगी मैं वहाँ पे आपके साथ में बेसिक्स को भी डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के पर्यावरण के बारे में, भारत के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, उन कारकों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, तो उन समाधान के जैसे कि विभिन्न अधिनियम और संस्थाएं, उन सब के बारे में हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि पर्यावरण के साथ में टॉपिक जुड़ा हुआ था वन्य जीव। वन्य जीव का जो टॉपिक है, वन्य जीव के संरक्षण संबंधित प्रावधान, और लेटेस्ट में जो करंट एक साल का वन्य जीवों से संबंधित है उसको हम एक नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि वो सेपरेटली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम अलग से ही स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण की अगर हम बात करें तो भारतीय पर्यावरण में पर्यावरण को समझ लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है। यानी कि पर्यावरण के अंदर क्या क्या आता है, भौतिक भी आता है आपका, रासायनिक भी आता है और आपका जैविक कारक भी आते हैं। इन सब की एक यूनिट इकाई है, इन सब को यूनिटिफाई कर दिया जाए तो वो है पर्यावरण, जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं, उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। तो ये एक आपकी क्या हो गई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्यावरण, कि पर्यावरण क्या होता है। अब हम अगर पर्यावरण को विभिन्न प्रकार में यदि स्टडी करें तो भौतिक पर्यावरण होता है, जिसके अंदर जो है फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण में क्या आता है, जिसको कहते हैं हम फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है हमारे आसपास की हवा, पानी, स्थल, भूमि, ये सब क्या होते हैं, भौतिक पर्यावरण में आते हैं। जैविक पर्यावरण में आते हैं पशु, पक्षी, वन्य जीव, पेड़ पौधे, ये सब हमारे आते हैं जैविक पर्यावरण में। इंसान और मनोसामाजिक पर्यावरण होता है, जैसे हम मनुष्य एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, एक समाज के अंदर रहते हैं, तो हमारे आसपास का, हमारी जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम एक दूसरे से किस प्रकार से बंधे हुए हैं इस समुदाय में रहते हुए, समाज में रहते हुए, तो वो आपका आता है मनोसामाजिक पर्यावरण के अंदर। पर्यावरण के घटक तो वो मैंने जैसे बताया था, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। स्थल मंडल के अंदर हमें पता है जैसे कि इसके अंदर आते हैं मरुस्थल आ गया, वैसे नॉर्मल आ गया, पहाड़ आ गए, नदियां आ गई, ये सब क्या हो गया आपका, पहाड़ आ गए, नदियां जो है वो जलमंडल में आ जाएंगी, सागर भी जलमंडल में आ जाएगा आपका। वायुमंडल के अंदर वायु का जो है, देखिए
ये हमारी पृथ्वी है और पर्यावरण की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं वो आपकी कहाँ तक होती हैं, क्षोभ मंडल तक होती हैं। तो कंप्लीट वायुमंडल में से पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे कि बादलों का बनना, तेज हवाओं का चलना, अंधड़ आना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं पर्यावरण में वो कहाँ पे घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल से ऊपर आपका क्या होता है, समताप मंडल होता है। फिर उसके बाद में जैसे कि आयन मंडल और बहिर्मंडल ये सब आते हैं, एक मध्य मंडल भी आता है। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की जाएगी, जहां तक मेरा अनुमान है आपसे जो बात की जाएगी वो इन सब के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी। इस विषय पे क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं पर्यावरण से संबंधित कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या है, पर्यावरण के अंदर भी जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या है, उससे संबंधित क्या क्या नियम बने हुए हैं, ये सब। बाकी जो कॉन्टेक्स्ट था वो हमने पारिस्थितिकी वाले में अच्छे से डिस्कस किया था। पारिस्थितिकी के अंदर जैसे हमने स्थल मंडल के अंदर विभिन्न भागों को डिस्कस कर लिया था, मरुस्थल वाला मंडल वो सब हमने वहां पे डिस्कस किया था। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो साथ में पारिस्थितिकी वाला जो वीडियो है उसको भी जरूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कितने कितने प्रकार का होगा, जो पर्यावरण के घटक हैं उनमें से किसी भी एक फैक्टर में प्रदूषण है तो वो उसका प्रदूषण हो जाएगा। तो जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ओजोन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ तो जो है इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की है कि किस किस प्रकार से इन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन सारे प्रदूषण को यदि सम्मिलित कर दिया जाए तो ओवरऑल बन जाता है आपका पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का घटक है वायुमंडल। तो वायुमंडल से संबंधित जो प्रदूषण होगा वो कहलाएगा वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषक कौन कौन से हो सकते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक वो होते हैं जो कि प्रदूषक स्रोत के द्वारा डायरेक्टली पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य छोड़ते हैं, जीव छोड़ते हैं, अन्य छोड़ते हैं, या फिर किसी भी अन्य स्रोत से यदि लकड़ी को जलाया जा रहा है तो भी डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो वायु प्रदूषक जो कि डायरेक्टली पर्यावरण में जाते हैं वो कहलाते हैं आपके प्राथमिक वायु प्रदूषण के स्रोत। द्वितीयक वो होते हैं जो कि किसी प्राथमिक प्रदूषक की किसी अभिक्रिया के द्वारा नया प्रदूषक बन गया, जैसे कि सल्फर डाई जो ऑक्साइड है ये एक क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। लेकिन जब ये प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ में मिल जाता है H2O के साथ में तो ये बना लेता है आपका H2SO4 यानी कि एक अम्ल। और ये अम्ल जब जल के अंदर यानी कि बारिश का जो जल है उसमें मिल जाता है तो होती है एसिड रेन। तो एसिड रेन किस प्रकार का हो गया, द्वितीयक, क्योंकि ये ओरिजिनली जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक था उससे बना है तो ये हो गया द्वितीयक। घरेलू प्रदूषक होते हैं जो कि घरेलू एनवायरमेंट के अंदर उपस्थित होते हैं, जैसे कि डस्टिंग की, घर में तेज तेज झाड़ू निकाल ली तो उससे क्या होगा, घर के अंदर के एनवायरमेंट में जो है धूल के कण बहुत ज्यादा फैल जाएंगे तो वो आते हैं आपके घरेलू प्रदूषकों के अंदर। और बाहरी प्रदूषकों में आता है वो सब कुछ जो हम झेलते हैं, जैसे कि कार से निकला धुआं, व्हीकल, सभी व्हीकल से निकले हुए सारे पोल्यूटेंट्स, उसके अलावा फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं, ये सब किस में आते हैं, आपके बाहरी प्रदूषक के अंदर आते हैं। अब देखिए प्रदूषण से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पर्यावरण के अंदर भी इन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पहला है फोग। फोग किससे बनता है, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कुछ कुछ एग्जाम्स में कि किससे बनता है। ये धूम्र के कण यानी कि धुएं के कण, जल वाष्प और वायु में उपस्थित अन्य कोई
मिट्टी का कण, छोटे छोटे प्लास्टिक या किसी भी अन्य चीज का जो कण होता है, ये तीनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं, फोग बनाते हैं। उच्च दाब वाले क्षेत्रों में ये अधिक होता है और ये ज्यादातर जहाँ पे आर्द्रता का प्रतिशत 75% से ज्यादा हो, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट में, ह्यूमिडिटी यानी कि जल वाष्प की आर्द्रता 75% से ज्यादा है, तो वहां पे आपका फोग बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ये दृश्यता को कम करता है। फोग यदि प्रेजेंट होता है, धूमर यदि प्रेजेंट होती है, तो उससे क्या होती है, दृश्यता कम हो जाती है। तो इसमें यहां से इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से संबंधित, आर्द्रता से संबंधित और इसके कंपोजिशन यानी कि किस किस से मिलके बना है, इससे संबंधित। नेक्स्ट हम बात करें तो फोग जैसे होता है वैसे ही होता है आपका एक स्मोग। स्मोग का मतलब होता है धूम कोहरा। ये दो चीजों से मिलके बना होता है। सिंपल जो आपका धुआं होता है, कोहरा जो स्मोक होता है, और उसमें आप जो फोग हमने पढ़ा जो धूमर वाला, तो वो यदि दोनों मिल जाए यानी कि धुएं में फोग मिल जाए तब बन जाता है स्मोग। ये इस टाइप से पूछ लेते हैं। वायु प्रदूषण का गहन प्रकार है, यानी कि फोग से भी एक स्टेप आगे है। फोग के अंदर यहाँ पे क्या मिक्स हो गया है, स्मोक। स्मोक यानी कि धुआं मिक्स हो गया, तो और भी ज्यादा क्या है, ये हाईली पोल्यूटेड है, ज्यादा गहन प्रदूषण करता है। दो प्रकार का होता है धूम कोहरा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और हो सकता है यदि पर्यावरण हमारे टॉपिक है तो इससे संबंधित कुछ पूछ ले, हो सकता है यहाँ पे। तो पहला होता है गंधकीय धूम कोहरा और दूसरा होता है आपका जो नाइट्रोजन से रिलेटेड प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। गंधकीय धूम कोहरा एक गंधक की प्रेजेंस, यानी कि इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मोग, क्योंकि गंधक क्या होता है, सल्फर होता है आपका। तो जिस धूम कोहरे में सल्फर की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट हो, और सल्फर की मात्रा किस रूप में प्रेजेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रदूषक होता है। तो यानी कि ये SO2 का मिश्रण जो है इसके अंदर ज्यादा होगा। इसको लंदन स्मोग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो यही पूछा गया था एक बार किसी एग्जाम में कि लंदन स्मोग कौन सा है जिसके अंदर आंसर था SO2 की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट हो, उसको लंदन स्मोग कहते हैं। ये शीतकाल के अंदर ज्यादा होता है तो इसको शीत स्मोग भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, दूसरा जो टाइप है वो है आपका प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, यानी कि फोटोकेमिकल स्मोग। प्रकाश रासायनिक या फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, जैसे इसको गंधकीय धूम कोहरा कहा था। इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं अलग अलग, NO, NO2, इनकी मात्रा अधिकता के अंदर प्रेजेंट होती है। ये ज्यादातर गर्मियों के सीजन के अंदर देखा जाता है, इसलिए उसको कहा था शीत कोहरा। इसको कहते हैं ग्रीष्म धूम कोहरा, यानी कि ये गर्मियों के सीजन में होता है। और दूसरा ये कहलाता है, जैसे इसको लंदन स्मोक कहा था, लॉस एंजलिस स्मोक। लॉस एंजलिस जो कि प्रेजेंट है अमेरिका के अंदर, तो इसका दूसरा नाम है लॉस एंजलिस स्मोक। इसको याद रखने का तरीका मैं एक यहाँ पे छोटी सी आपको शेयर कर लेती हूँ। देखिए लॉस एंजलिस के अंदर क्या है, लॉस एंजलिस में है आपका हॉलीवुड। हॉलीवुड के कलाकार ज्यादातर कहाँ रहते हैं, लॉस एंजलिस में रहते हैं। तो जहाँ पे ज्यादा हॉलीवुड के कलाकार हैं उनकी क्या होती हैं, ज्यादा फोटो कैप्चर होती हैं। तो लॉस एंजलिस के अंदर कौन से टाइप का धूम कोहरा हो गया, फोटो केमिकल हो गया, ज्यादा फोटो खींची। एक तरीका है बस ये याद करने का इस टाइप से। तो फोटो केमिकल स्मोग हो गया प्रकाश दम, और इसके अंदर क्या होता है, NO2 होता है, इसमें SO2 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो आते हैं कणकीय पदार्थ, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर होते हैं छोटे छोटे कण जो कि अपनी उपस्थिति से किसी भी आसपास के एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दो प्रकार के जो कणकीय पदार्थ होते हैं वो
पार्टिकुलेट मैटर दो होते हैं, एक तो पार्टिकुलेट मैटर 10 और एक पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो ये 10 और 2.5 क्या होता है? 10 का मतलब होता है इसका जो व्यास है ना, मान लीजिए ये होता है धूल के कण, तो इसका जो व्यास होगा उस व्यास की लंबाई जो है वो 10 माइक्रोमीटर, नापने की इकाई होती है माइक्रोमीटर। माइक्रो के अंदर क्या होता है? 10 की घात -6 होता है। यानी कि ये जो कण होगा, ये कण इसका जो व्यास होगा वो 10 गुणा 10 की घात -6 मीटर से कम होगा। इसी प्रकार से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब है कि वो कण जिसका व्यास 2.5 गुणा 10 की घात -6 मीटर से कम होगा, इतना छोटा। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे खुद ब खुद कि ज्यादा घातक कौन सा होगा? ज्यादा घातक होगा 2.5 वाला, क्योंकि ये इतना छोटा होता है, हमारे सांस के साथ में हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े, श्वसन नलिका, उन सब में जम करके उनको खराब कर देता है। तो जितना छोटा कण होगा उतना ही ज्यादा घातक होगा। थोड़ा बड़ा होता है तो हमारा श्वसन तंत्र उसको कंट्रोल कर सकता है अंदर जाने से। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होती है? यदि वर्षा के पीएच का मान 5.6 से कम हो, पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल के अंदर क्या होता है आपका 0 से लेकर के 7 और 14। 0 से 7 वाली जो रेंज होती है वो होती है अम्ल की रेंज यानी कि एसिड्स की, और 7 से 14 होती है, इसमें होते हैं क्षार, और 7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। तो 7 से कम है, 5.6 से भी कम हो, यानी कि 5.6 से भी कम यदि पीएच का लेवल हो तो लगभग कितना होता है? 5.6 तो थ्रेश होल्ड दे दिया, एक लाइन बना दी, लगभग होता है 4.2 से 4.6 पीएच स्केल पे, तो उसको बोलते हैं उस वर्षा को अम्ल वर्षा। वर्षा का जल, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ में क्रिया करता है तो दो प्रकार के अम्ल बना लेता है, एक तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यदि ये दोनों अम्ल प्रेजेंट होते हैं वर्षा के पानी में तो वो वर्षा कहलाती है आपकी एसिड रेन। नेक्स्ट हमारा जो पोल्यूटेंट आता है लिस्ट में वो आता है फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या होता है? जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिसमें कोयले का प्रयोग होता है, उस कोयले से जो है हीट जनरेट की जाती है, लेकिन बदले में जब वो बर्न होता है तो उस दौरान जो एनवायरनमेंट में जब वो धुआं छोड़ता है उसमें ऐश यानी कि राख के छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं। तो उसी को जो धुएं के साथ में जो राख जा रही है एनवायरनमेंट में उसको कहते हैं फ्लाई ऐश। ये जो फ्लाई ऐश होती है ये बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें न केवल कार्बन प्रेजेंट होता है बल्कि साथ में सीसा, आर्सेनिक, निकल, इस प्रकार के जो धातु वाले प्रदूषक होते हैं वो भी भारी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फ्लाई ऐश होती है इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक हो तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और कैंसर करती है और श्वसन संबंधित रोग करती है। फ्लाई ऐश के अंदर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्य रूप से फ्लाई ऐश जो कि एक थर्मल पावर प्लांट से निकलती है उसमें कौन कौन से अवयव प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो फ्लाई ऐश में मुख्य रूप से आपका सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये तीन ऑक्साइड जो हैं SiO2, Al2O3 और CaO, सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होती है? वो एक प्रदूषक फ्लाई ऐश होती है। भारत सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों की 500 किलोमीटर की परिधि में इसके प्रयोग करने को कहा है। इसका जो सरकार ने कहा है कि जो ताप विद्युत संयंत्र हैं वो अपनी फ्लाई ऐश को इकट्ठा करें,
उसकी ईंटें बनाएं, उसका कुछ और बनाएं, उसको सीमेंट में डाल करके, और उस चीज को अपने ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पे यदि प्रेजेंट है तो इसके चारों ओर जो है 500 किलोमीटर की दूरी के अंदर इसका यूटिलाइजेशन हो जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के क्षेत्र में यदि हम आगे बात करें तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1981 के अंदर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे आप। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बीएस मानक, क्योंकि जो हमारे वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक क्या होते हैं? मोटर व्हीकल्स, गाड़ियां जो चलती हैं वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, तो उनके अंदर भी प्रदूषण जो है उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। उनके इंजन की जो डिजाइन होती है उसको यदि हाई स्टैंडर्ड का बनाया जाए तो वो कम प्रदूषकों को एनवायरमेंट में छोड़ेंगी। तो उसी के लिए क्या बनाए गए? बीएस मानक, बी फॉर भारत, एस फॉर स्टेज। बीएस का मतलब होता है भारत स्टेज, भारत स्टेज मानक, बीएस नॉर्म्स। सबसे पहला जो स्टेज आया था बीएस फर्स्ट, वो आया था सन 2000 के अंदर यूरोपियन पद्धति से प्रभावित होकर के, और अभी लेटेस्ट चल रहा है बीएस 6 स्टेज। कौन सा? बीएस 6 चल रहा है, ये 2020 के अप्रैल से प्रभावी है। हमने भारत स्टेज 4 से सीधे भारत स्टेज 6 को अपनाया है। भारत स्टेज 5 वाला जो था उसको स्किप कर दिया, क्योंकि उससे अच्छी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो गई, तो उसको अपना करके फिर छोड़ने का कोई सेंस नहीं निकलता, तो सीधे भारत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच गए। ये जो बीएस नॉर्म है ये वाहनों द्वारा निकले प्रदूषकों के उत्सर्जन का मानक है कि कितना निकल रहा है, उसको कम करने संबंधित। इनको डिजाइन किया किसने है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत स्टेज के जो मानक हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, किसके द्वारा डिजाइन किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये क्या है? भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का जो मंत्रालय है वो, और सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय जो है जो आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन दोनों ने मिलकर के इनको डिजाइन किया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण से संबंधित और आता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इसको कहते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। नेशनल तो हम लगा देते हैं, अदरवाइज इसको क्या कहते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर वायु की गुणवत्ता का लेवल कैसा है। वो वायु गुणवत्ता अच्छी है हमारे इनहेल करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के प्रति, या खराब है? खराब है तो किस लेवल की खराब? बहुत ही खराब है, इस आधार पे। तो वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए उसमें उपस्थित जो कुछ प्रदूषक हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए। उनके लेवल के आधार पे ही वायु की गुणवत्ता को क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है कि ये जो प्रदूषक हैं वायु के, ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट है तो वायु कैसी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज तो इसमें यह है कि 2014 में शुरू हुआ था। किसने किया था? सीपीसीबी ने। जब इसमें कितने प्रदूषकों के आधार पे वायु की गुणवत्ता को मापा जाता है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें कितने प्रदूषकों को लिया जाता है इसको मापने के लिए? तो 8 प्रदूषक हैं। 8 प्रदूषक याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? मैं याद करवाती हूँ। PM10 जो हमने पढ़ा था अभी, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2, SO2, कितनी बार चर्चा आ गई। कार्बन मोनोऑक्साइड है,
यहाँ पे ये गलती मत करना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया और सीसा। तो 4 और 4 ये टोटल 8 प्रदूषक हैं। इसको डिजाइन किया गया था कि इसको देख करके अलग अलग कलर के आधार पे साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को समझ सके, इसलिए इसको डिजाइन किया गया था। तो 0 से लेकर के 500 के लेवल में इसमें 6 लेवल बनाए गए हैं, 6 श्रेणियां दी गई हैं, अच्छी गुणवत्ता से लेकर के सबसे खराब श्रेणी की गुणवत्ता। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय प्रीवेशी वायु गुणवत्ता मानक, क्योंकि 2014 में इसके आने से पहले 2009 से क्या चल रहा था, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नाक्स जिसको बोलते हैं। नाक्स क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो मानक है, स्टैंडर्ड, राष्ट्रीय प्रीवेशी वायु गुणवत्ता मानक। ये भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ही दिया था, हालांकि ये 2009 में दिया था, और ये 12 प्रदूषकों पे होता था। 12 प्रदूषकों में से 8 तो वही हैं जो हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर देखे थे, 8 तो वही हो गए, तो वो हमने आसानी से याद किए थे। दो तो पार्टिकुलेट मैटर NO2 SO2 प्लस आपके क्या हो जाएंगे, उसमें हमने अमोनिया, सीसा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, उनको याद किया था। उनके साथ में, इन 8 के साथ में बेंजीन और बेंजोपायरेन, बेंजीन, बेंजोपायरेन, आर्सेनिक और निकल, इन 4 को और मिला दें तो 8 + 4 12 प्रदूषक किसमें है, नाक्स के अंदर है। ये आया था 2009 में। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये कब लागू होता है, जैसे आपने बहुत बार क्या है कि अखबार में देखा होगा और न्यूज में सुना होगा, देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो है अगले 24 घंटे के अंदर जो है वायु की गुणवत्ता बहुत खराब होने वाली है, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, और जो व्हीकल्स हैं उनको कम से कम चलाने के लिए कहा गया है, या पर्टिकुलर व्हीकल्स पे जो है दिल्ली में प्रवेश पे निषेध लगा दिया है। इस प्रकार की हेडलाइंस आप देखते पढ़ते होंगे। तो वो हेडलाइंस आती किस बेसिस पे हैं, वो आती हैं इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के आधार पे। अर्ली वार्निंग सिस्टम वार्निंग जारी करता है कि इसी प्रकार से कार्य चलता रहा तो अगले 24 घंटे में जो वायु की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाएगी कि सांस लेना दूभर हो जाएगा। तो ये किसने डिजाइन किया था, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देन है, जिसके अंदर डिजाइनिंग की गई थी IITM पुणे के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो मौसम विज्ञान केंद्र है, कहाँ पे, पुणे में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से उसने इस प्रणाली को विकसित किया। ग्रेप जो योजना है इसका संबंध किससे है, दिल्ली NCR से संबंधित है। ग्रेप की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऑफ द जो आपका एनवायरमेंट एयर पोल्यूशन है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स टू एयर पोल्यूशन। देखिए पर्टिकुलरली दिल्ली NCR क्षेत्र में जब वायु की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, जैसे कि जब पराली जलाने का सीजन आता है, तो उस टाइम पे एकदम तुरंत फुरत जो एक्शन लेने की जरूरत होती है उसको कहते हैं ग्रेप एक्शन, जो कि पर्टिकुलरली दिल्ली NCR से संबंधित है, वहां की वायु गुणवत्ता और पर्यावरण से संबंधित है। अब हमने 2-3 बार चर्चा की CPCB की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है। अगर हम पर्यावरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण से संबंधित जो भारतीय संस्थाएं हैं इंपॉर्टेंट, उनको तो पढ़ना बनता है। सो CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। 22 सितंबर 1974 को इसको स्थापित किया गया। ये एक संवैधानिक संगठन है, और इसकी स्थापना, यदि ये एक संवैधानिक संगठन है
तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी संवैधानिक संगठन होता है वो किसी अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। तो इसकी स्थापना तो हुई थी जल प्रदूषण एवं नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत, लेकिन ये अपना कार्य करता है और अपनी शक्तियां जो है वो प्राप्त करता है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण रोकथाम, इसका मतलब है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1981 से। आई रिपीट, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। इसकी स्थापना तो हुई थी जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत, लेकिन ये अपना कार्य और शक्तियां जो हैं वो कौन से अधिनियम से लेता है, वो वायु प्रदूषण वाले अधिनियम 1981 से लेता है। यहाँ से उसको पावर्स दी गई हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन कार्य करता है। कौन? सीपीसीबी की हम बात कर रहे हैं, भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। एक और संस्था है ईपीसीए, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, जो एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। ईपीसीए का मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ये पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 से अपनी पावर्स लेता है, यानी कि इस अधिनियम के तहत इसको कहा गया कि आप इन पावर्स का प्रयोग कर सकते हैं। पावर्स से क्या मतलब है? सीपीसीबी की पावर, ईपीसीए की पावर। पावर से मतलब है कि जिस प्रकार से दिवाली पे पटाखे नहीं चलाएंगे, इस चीज पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ये, या फिर पर्टिकुलर डे पे या पर्टिकुलर एरिया में ऐसे वाहनों का प्रवेश निषेध है। अगर अधिक पर्यावरण प्रदूषण हो गया तो ताप संयंत्र हैं, जो बिजली घर है, उनको कुछ समय के लिए बंद करना, जो कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं उनको रोकना। ये सब जो पावर्स हैं उनकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, पावर की, ऐसे आदेश निकालना। इसका जो कार्य है वो पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण करना। ऑब्वियस सी बात है कि पर्यावरण प्रदूषण का प्राधिकरण है तो पर्यावरण प्रदूषण को तो नियंत्रित करेगा ही। स्पेसिफिकली ये है दिल्ली एनसीआर में कार्य करता है। सीपीसीबी जो है आपका संपूर्ण भारत में कार्य करता है। ईपीसीए जो है और भी ज्यादा स्पेसिफिकली ज्यादा कार्य करता है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर। अब हमारे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है कि अरावली की महान हरित दीवार, ये 1400 किलोमीटर गुजरात से लेकर के हरियाणा तक जो बॉर्डर है वहां तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी अरावली पर्वतमाला पे जो सघन वन क्षेत्र बनाया जाएगा। और इस चीज का जो प्रस्ताव है वो 2019 में यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन जो है, उसकी बैठक हुई थी, जिसको बोलते हैं कोप 14, जो कि 2019 में हुई थी। उसमें प्रस्ताव दिया गया था अरावली की महान हरित दीवार का। तो क्वेश्चन आता है कि अरावली महान हरित दीवार से संबंधित, तो ये कब से आया है कॉन्सेप्ट? 2019 से आया है। कब से? किस चीज से? यूएनसीसीडी की 2019 की कोप 14 की बैठक से आया है। एनसीएपी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक बहुत ही प्रचारित, बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। जैसे कि मैंने कहा इस मिनिस्ट्री का है। कब से है ये? 2019, ज्यादा पुराना नहीं है। 2019 से ये पर्यावरण के क्षेत्र में लागू किया गया कार्यक्रम है। इसमें स्पेसिफिकली किस पे ध्यान दिया जाता है? पार्टिकुलेट मैटर को कम करना। जो पार्टिकुलेट मैटर हमने पढ़े थे PM10 और PM जो आपके 2.5, उनको कम करना 20 से 30%। आधार वर्ष 2014 और टारगेट ईयर है 2024, यानी कि 2014 के अंदर जो लेवल था उस लेवल से 20 से 30% तक कमी लानी है 2024 तक के साल के लिए। अब कुछ जो है त्रासदियां जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही भयानक साबित हुई थी,
उनसे संबंधित भी पर्यावरण वाले टॉपिक में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये हुई थी 1984 में, और इसमें जो गैस लीक हुई थी, गैस त्रासदी भोपाल मध्य प्रदेश में है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये पूछ लिया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस जो है वो स्रावित हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अभी एक लेटेस्ट और गैस त्रासदी हुई थी विशाखापट्टनम के अंदर, गैस रिसाव हुआ था 2020 में, और यहाँ पे कौन सी गैस हुई थी, स्टाइरिन। स्टाइरिन गैस थी वो स्रावित हुई थी यहाँ पे, स्टाइरिन गैस। चेरनोबिल आपदा, चेरनोबिल आपदा का संबंध है, ये एक नाभिकीय आपदा है, जैसे कि जापान में हुई थी फुकुशिमा में, वैसे ही चेरनोबिल जो है वो कहाँ पे है, यूक्रेन में, जो कि फिलहाल युद्धग्रस्त है रशिया के साथ में। यहाँ पे 2019 में चेरनोबिल एक शहर है, वहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो फट गया था, तो पूरा जो चेरनोबिल सिटी थी वो बर्बाद हुई थी। तो चेरनोबिल आपदा का संबंध है यूक्रेन से, जो कि 2019 में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे विशाखापट्टनम वाली, विशाखापट्टनम की गैस का नाम है स्टाइरिन, जो कि 2020 में हुई थी ये घटना। नेक्स्ट हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो जल प्रदूषण, क्योंकि हमने पर्यावरण का एक घटक था जलमंडल, तो उसको हम देख रहे हैं जल प्रदूषण। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि जल प्रदूषण दो तरीके से होता है, एक बिंदु स्रोत से, एक अबिंदु स्रोत से। पारिस्थितिकी वाले में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। बिंदु स्रोत का मतलब होता है जो हम पहचान के पर्टिकुलर पॉइंट जहां से प्रदूषित जल मिक्स हो रहा हो वाटर बॉडी में, जैसे कि किसी फैक्ट्री, किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री का प्रदूषित जल जो है नदी में मिल रहा हो, तो फैक्ट्री यहाँ पे क्या हो गई, बिंदु स्रोत। अबिंदु स्रोत था बड़े बड़े खेत खलियान, जिनसे बह करके पानी जो है, गंदा पानी आकर के तालाब में मिल रहा हो आसपास का, तो वो हो गए अबिंदु स्रोत। अब जल प्रदूषण से संबंधित जो हैं एक दो टर्म्स हैं, एक दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी तो हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे उनको देख लेते हैं। विलयित ऑक्सीजन क्या होती है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को कहते हैं विलयित ऑक्सीजन। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग, हिंदी में कहें तो जैविक ऑक्सीजन मांग। और वैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, जल में कार्बनिक पदार्थों की जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन, कैसे, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, मरी हुई मछली हो सकती है, जो खराब हुए शैवाल हो सकते हैं, तो इन सभी कार्बनिक पदार्थों का जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है, इनको खत्म किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और उस अभिक्रिया के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो टोटल इस अभिक्रिया के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी होती है किसी भी जल स्रोत के अंदर, तो उसको कहते हैं जैविक ऑक्सीजन की मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं उसको। ये जितनी ज्यादा होती है वो जलाशय उतना ही प्रदूषित होता है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, मृत जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा हो गई। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो स्वच्छ जलाशय होता है। एक होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, जल के प्रति 10,000 भाग में उपस्थित जो ऑक्सीजन, जो कि कुल कार्बनिक पदार्थ, न केवल सिर्फ जो आपके मछली या इनके नहीं, जितने भी बाहर से भी आए हुए, बाहर से भी कोई भी कार्बनिक पदार्थ आकर के तालाब में ऐड हो गए तो उनको भी ऐड कर लो, उनको भी जोड़ लो, तो टोटल कुल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी होती है रासायनिक रूप से अपघटन करने के लिए, उसको कहते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब देखिए, ये हमने पढ़ लिया विभिन्न टर्म्स के बारे में। जल प्रदूषण से संबंधित जो बीमारियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। मिनी माटा, मिनी माता भी कहते हैं, मिनी माटा, ये जल के अंदर पारे के घुलने के कारण होती है। जल में जब पारा घुल जाता है
मरकरी घुल जाता है, इससे तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, न्यूरॉन सिस्टम जो होता है बॉडी का वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लू बेबी रोग, इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्लू बेबी रोग कहते हैं। ये होता है जल में नाइट्रेट के संदूषण से, यानी कि जल में नाइट्रेट की मात्रा यदि ज्यादा प्रेजेंट होती है, NO3 के जो प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रेट मीन्स NO3 के प्रोडक्ट्स, तो उससे होता है, इससे शिशु की त्वचा नीली होती है, यानी कि यदि शिशु को इस प्रकार का नाइट्रेट से संदूषित जल का उपभोग उसको करवा दिया जाए तो उसकी स्किन जो है वो ब्लू हो जाएगी, तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इटाई इटाई रोग होता है जल में यदि कैडमियम की मात्रा अधिक हो और उस जल को पी लिया जाए तो इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग के अंदर फेफड़े और यकृत का कैंसर होता है। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा होता है यदि प्रदूषित जल से कोई व्यक्ति अपनी आंखें धो लेता है या उसका अपनी बॉडी पे प्रयोग कर लेता है तो उसकी आंखों के अंदर एक संक्रामक रोग हो जाता है, आंखों में जलन होती है, रेड होती है, इचीनेस होती है और ज्यादा बढ़ने पे उससे आंखों की दृष्टि जाने का, लेंस खराब होने का भी खतरा रहता है, तो ये होता है ट्रेकोमा। और ये एक और बुरी चीज इसमें होती है कि ट्रेकोमा संक्रामक होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहती हुई नदी के अंदर जिसको ट्रेकोमा था उसने अपना फेस वॉश किया और वही जो पानी है वो नेक्स्ट लेवल पे कहीं पॉइंट पे जाता है और वहां पे उस व्यक्ति ने यूज किया है तो संभावना होती है कि वो कीटाणु उसके भी लग जाए, तो ये संक्रामक होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण नेक्स्ट प्रदूषण है, उसके बारे में हम बात करें तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ वो होते हैं जो समय के साथ खुद ब खुद खत्म होते हैं और वो खत्म होते हैं तो अपने साथ में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की अल्फा बीटा गामा एक्स रेज, आपने सुना होगा एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, इनको छोड़ते हैं एनवायरमेंट में और इसके साथ में वो उनकी मात्रा डिके होती जाती है, तो वो होते हैं आपके रेडियोधर्मी पदार्थ। उनके प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेडियोधर्मी जो हमारा पर्यावरण के पॉइंट से, अब रेडियोधर्मी जो है वो स्पेसिफिकली साइंस का टॉपिक हो गया कि रेडियोधर्मी क्या होते हैं, किस प्रकार से डीके होते हैं, इनकी किरणें क्या होती हैं, ये सब विज्ञान का पोर्शन हो गया। यहाँ पे पर्यावरण में पोर्शन क्या है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो प्रभाव की यदि हम बात करें, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन, क्या हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन, कैंसर हो सकता है, मृदा का अनुउर्वर होना, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैंने वो चेरनोबिल वाली घटना बताई, जैसे कि जापान के फुकुशिमा में, तो वहां पे आसपास जो है एनवायरमेंट में, पर्यावरण में और मिट्टी के अंदर इतनी ज्यादा रेडियोधर्मी जो है किरणें और उनका पदार्थ हो गए हैं कि वहां पे कुछ नया पेड़ पौधे वो सब उगते ही नहीं है, मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ नहीं रही, तो मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है इसके प्रभाव से। और जो व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे अधिक रेडिएशंस निकलती हैं रेडियोधर्मी पदार्थों की, वो जल्दी वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ापा जो होता है उनमें जल्दी आता है। ई अपशिष्ट, ई अपशिष्ट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ई से इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। देखिए जो मॉडर्न खतरा है पर्यावरण को सबसे जो आधुनिक खतरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से। आप हम और बाकी सब लोग डेली लाइफ में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं और फिर उनका जल्दी जल्दी उपयोग करके उनको छोड़ भी देते हैं। औसतन अभी जो है लोग कितनी जल्दी मोबाइल बदलते हैं, कंप्यूटर्स चेंज करते हैं, बाकी जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स उन सब को निकाल रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है वो बना तो इतने रहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लेकिन उनके निस्तारण के प्रॉपर तरीके नहीं अभी तक खोजे गए हैं, जितने खोजे गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो उनके प्रबंधन से संबंधित नियम कब आए थे, 2016 में। तो ये एक अच्छा सेक्शन है पर्यावरण से संबंधित कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब आए थे, 2016 में। इनमें संशोधन हुआ है 2018 में, हालांकि संशोधन पूछने की संभावना बहुत कम है, ओरिजिनल नियम पूछा जाता है तो वो आपका 2016 के अंदर आया है।
इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही बनाए गए हैं ये नियम। तो सूक्ष्म प्लास्टिक, सबसे पहले तो हम समझ लें कि प्लास्टिक में सूक्ष्म प्लास्टिक पर्टिकुलरली किसको कहा जाता है। जिस प्लास्टिक के कण की थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम हो, 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के जो प्लास्टिक होते हैं उनको कहा जाता है सूक्ष्म प्लास्टिक। और साथ में ही भारत सरकार ने टारगेट किया है कि वर्ष 2022 के अंत तक हम क्या कर लेंगे, एकल प्रयोग वाला जो प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या आता है, जैसे प्लास्टिक की कटलरी, शादी ब्याह में आप जाते हैं, प्लास्टिक की चम्मच से खाना खाया, उसको यूज किया एंड थ्रो कर दिया। इसी प्रकार से अन्य जो प्लास्टिक का सामान जो कि यूज एंड थ्रो होता है वो आता है आपका एकल प्रयोग वाला प्लास्टिक। तो भारत सरकार ने कहा है कि हम इससे छुटकारा पाएंगे क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण करता है। तो इसका टारगेट ईयर क्या है, 2022 है। और सूक्ष्म प्लास्टिक की डेफिनेशन 5 से यदि जो कम होता है उसके बारे में है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल या एक संधि है गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल, जो कि 1999 में आई थी, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। पर्यावरण से संबंधित क्या है इसमें, अम्लीकरण रोकना। इस संधि के तहत किन किन चीजों पे बात की गई थी, किन चीजों पे सहमति ली गई थी। अम्लीकरण रोकना यानी कि ऐसे पदार्थों का उत्सर्जन रोकेंगे जो कि एनवायरमेंट में एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि HNO3 एक एसिड बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, SO2 प्रेजेंट होना, वो जिम्मेदार है। तो दूसरा सुपोषण, जो कि हमने पारिस्थितिकी के अंदर पढ़ा था, पारिस्थितिकी में हमने पढ़ा था सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, किसी भी जलीय स्रोत का, मान लीजिए तालाब है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आ गए, पोषक तत्व आ गए, तो एल्गे जो होता है, जो शैवाल होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर लेता है। तो सुपोषण को भी रोकना है जल स्रोतों को खराब होने से रोकने के लिए। और ग्राउंड लेवल पे ओजोन के अंदर कमी लाना। देखिए, पर्यावरण में क्या होता है, कोई चीज कहाँ पे जहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए वो वहां पे अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हो तो वो सही है, लेकिन यदि वो अपनी खुद की जगह से कहीं और जगह पे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो तो वो गलत है। जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जो है समताप मंडल के अंदर यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होती है, और ये जो ओजोन होती है समताप मंडल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको ओजोन मंडल भी हम एक हिस्से को कह देते हैं, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से बचाव करती है हमारा। लेकिन ये यहाँ पे उपस्थित है तब तो अच्छी बात है। यही ओजोन यदि पृथ्वी के आसपास वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में यदि ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए खराब है, क्योंकि ये क्या करती है, फिर सूर्य की गर्मी को ट्रैप कर देती है, नीचे ही रख लेती है। इससे पृथ्वी के नजदीकी एनवायरमेंट का, पृथ्वी के नजदीकी पर्यावरण का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो ओजोन का जो ग्राउंड लेवल कहते हैं इसको, ग्राउंड यानी कि पृथ्वी का स्थल, पृथ्वी के स्थल के आसपास की जो ओजोन है उसमें कमी लानी चाहिए हमें, क्योंकि वो यदि ज्यादा प्रेजेंट होगी तो तापमान में वृद्धि होगी। तो ये तीन चीजों को लेकर के किया था गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल, जो कि 1999 में आया था। इसके लिए ये सारे हमें पता ही है कि अम्लीकरण रोकने के लिए SO2 NOx के अंदर कमी करना होगा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और अमोनिया में कमी लाना। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपचारों की यदि हम बात करें तो उसमें एक विधि आती है जैव उपचार। जैव उपचार का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रदूषकों के अंदर कमी लाना। जैव उपचार क्या बताया मैंने, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग करके किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो प्रदूषक प्रेजेंट हैं उनकी मात्रा में कमी लाना। जैव उपचार कई तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे जो है टर्म्स पूछ सकते हैं कि ये टर्म का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कि जैव वेंटिंग क्या होती है,
जैव वेंटिंग, इन सब के बारे में हम देखें तो सबसे पहले जैव छिड़काव, जिसको बायोस्पार्जिंग कहते हैं। जैव छिड़काव या बायोस्पार्जिंग में क्या होता है, जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा फैला हुआ है वहां पे प्रदूषण को खत्म करने वाले छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनका छिड़काव कर देंगे और वो जा करके उन प्रदूषकों को खत्म कर दें। जैव वेंटिंग होती है, मान लीजिए इस क्षेत्र में जो है प्लास्टिक प्रदूषण ज्यादा हो रखा है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस पे थोड़ी मिट्टी डालेंगे और उस मिट्टी के साथ में ही क्या करेंगे, छोटे सूक्ष्म जीव जो कि प्लास्टिक को खत्म करते हैं, प्लास्टिक को खत्म करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको छोड़ेंगे और साथ में ऑक्सीजन का प्रवाह है बाहर की किसी माध्यम से बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा प्रेजेंट ऑक्सीजन के अंदर ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। इसको कहते हैं जैव वेंटिंग। जैव निक्षालन यानी कि बायो लीचिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जीवित जीवों से मृदा में धातु निष्कर्षण। मान लीजिए एक खेत है, इस खेत के अंदर जो है मरकरी है, पारा है या निकल प्रेजेंट है, तो पर्टिकुलर ऐसे जीव जो कि इस खेत के अंदर रखने से इस निकल धातु को मिट्टी से जमीन से अलग कर देंगे, उसको कहते हैं बायो लीचिंग या जैव निक्षालन। जैसे कि जो मछली की हड्डियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है खेत के अंदर डाल करके, खेत में से ज्यादा धातु की मात्रा प्रेजेंट हो उसको निकालने के लिए, तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैव संवर्धन और जैव उद्दीपन, यदि यहाँ पे ये खेत है और इसमें सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हैं और इन सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने का, और ज्यादा वृद्धि करने का इसमें एनवायरमेंट पर्यावरण उपलब्ध करवा दे, तो वो होता है जैव संवर्धन। और यदि इस खेत के अंदर बाहर से ला करके और सूक्ष्म जीवों को ही डाल दें, पहले केस में क्या हो रहा है, वहीं के सूक्ष्म जीव हैं लेकिन उनको खाना पानी ज्यादा उपलब्ध करवा दिया तो वो वृद्धि कर गए। दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जितने प्रेजेंट हैं वो हैं ही, बाहर से ला करके और सूक्ष्म जीवों को डाल दिया तो वो कहलाता है जैव उद्दीपन। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी। ये पर्यावरण की दृष्टि से जो कार्य किए जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम देख लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर आया था। हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम ये आया था 2016 में और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी कि ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो कार्य होते हैं उनका मामलों का शीघ्र दृष्टि से निस्तारण करना। शीघ्र दृष्टि से मतलब है विद इन 6 मंथ्स। ये एक सेमी जुडिशियल बॉडी है, जो है अर्ध न्यायिक बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित की गई थी। वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1981 के अंदर लाया गया था ये अधिनियम। ओजोन परत क्षय पदार्थ नियम, यानी कि जो पदार्थ ओजोन की जो परत है उसको क्षय करते हैं उन पे कंट्रोल हेतु नियम कब बनाए गए थे, सन 2000 के अंदर, और इनका 2019 में संशोधन किया गया। अगेन आई एम सेइंग, ज्यादा संभावना इस चीज की रहती है कि ओरिजिनली वो नियम या अधिनियम कब लाया गया था। संशोधन मैंने फिर भी लिखा है एक स्टेप एडवांस करके, ज्यादा तो यहीं से संभावना रहती है ओरिजिनल वाले पूछने की। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो लेटेस्ट यदि एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का करंट अफेयर का डेटा हम बात करें तो क्या आता है आपका एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित परफॉर्मेंस है उसको दर्शाने वाला सूचकांक, जो कि 2022 का है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अभी जून के अंदर ही ये जारी किया गया है। इसमें भारत का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। 180 देशों के अंदर लास्ट स्थान रहा है, 180वां ही स्कोर जो है
वो मात्र 18.9 रहा है। 2020 में जो है भारत का स्थान था 168वां, 168 में से 180 यानी कि लास्ट पोजीशन पे भारत इस साल पहुंचा है। हालांकि भारत सरकार ने इसके जो मेथड है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस को चेक करने का वर्ल्ड बैंक का, उसके अंदर कमियां निकाली है, उसको डिनाई किया है। सो दैट्स ऑल फॉर पर्यावरण। इसके अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा जो है करंट अफेयर प्लस जो पूछ सकते हैं उस सेक्शन को लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस सीरीज में वो रहेगा भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ में ही करंट अफेयर्स को मैं उसमें इंक्लूड करूंगी। करंट अफेयर इन द सेंस कोई नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, कोई नई रामसर साइट है, कोई नया जो है नेशनल पार्क बनाया गया है, या फिर इनसे संबंधित कोई इंटरनेशनल लेवल पे नई संधि की गई है वन्य जीवों से संबंधित और वन क्षेत्र से संबंधित, तो वो भी मैं उसी वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लूंगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।